ये स्क्रीनशॉट आपने सोशल मीडिया पे जरूर देखा होगा। बुक माई शो क्रैश्ड अगेन, वेबसाइट नॉट लोडिंग। लेट्स इमेजिन अ सिनेरियो। आईपीएल की फाइनल टिकट सेल लाइव हुई है। 50 लाख पर्सन सेम टाइम पे टिकट लेने का ट्राई कर रहे हैं बुक माई शो के सर्वर पे। क्या सिंगल सर्वर इस लोड को सर्वाइव कर पाएगा? द आंसर इज कभी नहीं। तो फिर बुक माई शो सर्वाइव कैसे करता है? ऐसा क्या मैजिक होता है बुक माई शो के बैकएंड में? आज हम एग्जैक्टली यही समझेंगे। लोड बैलेंसिंग, ऑटो स्केलिंग, सीडीएन, कैशिंग। एंड ये कोई बज़वर्ड्स नहीं है, ये एक्चुअल टूल्स हैं जो बुक माई शो प्रोडक्शन में यूज करता है। लेट्स स्टार्ट विद द लोड बैलेंसर। इमेजिन करो एक सिनेरियो, एक बिजी हाईवे जंक्शन है एंड उसके आगे एक सिंपल सी नैरो सी रोड है, सिर्फ एक। तो क्या होगा, जो भी गाड़ियां हाईवे से आएंगी वो रोड पे जाती जाएंगी एंड वहां जाम लग जाएगा। दिस सिचुएशन विल बी कंप्लीट chaos। सो इसका सोल्यूशन क्या है? भी हम एक रोड की जगह मल्टीपल रोड्स लगा दें एंड एक ट्रैफिक कोप लगा दें हाईवे पे, जो हमारे ट्रैफिक को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करे। भी यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। इससे क्या होगा, ट्रैफिक एक रोड पे नहीं आएगा एंड ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो हमारा ट्रैफिक जाम भी खत्म हो जाएगा। एग्जैक्टली यही है लोड बैलेंसर। जब भी यूजर बुक माई शो ओपन करता है, रिक्वेस्ट जाती है लोड बैलेंसर पे। लोड बैलेंसर पे हमने जो लोड बैलेंसिंग की एल्गोरिथम कॉन्फ़िगर की हुई है, उसके अकॉर्डिंग ये रिक्वेस्ट मल्टीपल सर्वर्स पे राउट कर देता है। अगर सर्वर 1 बिजी है, रिक्वेस्ट सर्वर 2 पे राउट करो। अगर सर्वर 2 बिजी है, सर्वर 3 पे। अगर तीनों बिजी हैं, 4 5। वी हैव मल्टीपल सर्वर्स इन द बुक माई शो। AWS application load balancer, Nginx, HA proxy are the common examples of load balancer। बुक माई शो यूज करता है AWS एप्लीकेशन लोड बैलेंसर। ये फर्स्ट क्या करता है, रिक्वेस्ट भेजने से पहले सर्वर के पास एक हेल्थ चेक की रिक्वेस्ट भेजता है। इफ सर्वर रिस्पोंड करता है कि सर्वर हेल्दी है, तो ही रिक्वेस्ट उस सर्वर पे राउट होती है, नहीं तो उस सर्वर का सारा ट्रैफिक जो AWS एप्लीकेशन लोड बैलेंसर है वो कट कर देता है। जो ट्रैफिक है वो नेक्स्ट सर्वर्स पे जाता है। नाउ लेट्स फोकस ऑन लोड बैलेंसिंग एल्गोरिथम्स। फर्स्ट इज राउंड रॉबिन। इसमें क्या होता है, हमारी रिक्वेस्ट एक सर्कुलर ऑर्डर में जाती है। लेट्स से हमारे पास 3 सर्वर्स हैं एंड 6 यूजर्स की रिक्वेस्ट आ रही है। फर्स्ट रिक्वेस्ट गोज टू फर्स्ट सर्वर, सेकंड रिक्वेस्ट गोज टू सेकंड सर्वर, थर्ड रिक्वेस्ट गोज टू थर्ड सर्वर। अब फोर्थ रिक्वेस्ट दोबारा फर्स्ट सर्वर पे जाएगी, फिफ्थ रिक्वेस्ट सेकंड सर्वर पे, सिक्स्थ रिक्वेस्ट थर्ड सर्वर पे। इसको यूज तब करो जब हमें पता है हमारा ट्रैफिक यूनिफॉर्म ऑर्डर में ही रहना है। नेक्स्ट इज लीस्ट कनेक्शन। इसमें रिक्वेस्ट जिस सर्वर के जो सर्वर हमारा सबसे कम रिक्वेस्ट हैंडल कर रहा होता है, इस रिक्वेस्ट में हम उसको राउट करते हैं। इसको यूज तब करो जब हमें पता है अभी हमारी रिक्वेस्ट यूनिफॉर्म नहीं रहेगी, हमारी रिक्वेस्ट टाइम के हिसाब से वेरी कर रही है। देन वी गो विद द लीस्ट कनेक्शंस। नाउ लास्ट इज आईपी हैश। इसमें क्या करता है, हम यूजर की आईडी का हैश निकालते हैं एंड उसका मोड निकालते हैं नंबर ऑफ सर्वर से, एंड जिसका उस जो हमारी वैल्यू आती है उसके अकॉर्डिंग उसको राउट कर देते हैं। इसको यूज तब करना है जब हमें ये रिक्वायरमेंट चाहिए कि सेम यूजर हमेशा सेम सर्वर पे ही काम करे। अब आते हैं स्केलिंग पे। जब लोड इंक्रीज हो, हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं। फर्स्ट इज वर्टिकल स्केलिंग, सेकंड इज हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। वर्टिकल स्केलिंग में हम क्या करते हैं, हम अपने सर्वर को मोर पावरफुल बनाते हैं। वी ऐड मोर रैम, मोर सीपीयू। इसमें हम हमारी मशीन को मोर पावरफुल बना रहे हैं, हमारी मशीन में हम मोर रिसोर्सेज को ऐड कर रहे हैं। बट देखो, इसकी ना एक लिमिटेशन है। किसी भी हार्डवेयर को हम इन्फानाइटली स्केल नहीं कर सकते, इन्फानाइट रैम सीपीयू हम प्रोवाइड नहीं कर सकते। सो एक पॉइंट पे आके हम वर्टिकल स्केलिंग को अवॉइड करते हैं, बिकॉज वी कांट स्केल मोर। सो वी गो फॉर द हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। इसमें क्या होता है, इंस्टेड ऑफ मेकिंग आवर मशीन मोर पावरफुल, एडिंग मोर रैम, मोर सीपीयूज, हम नई मशीन ही ऐड कर देते हैं। इससे क्या होता है, हमारा लोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, हमारा लोड सिंगल मशीन पे नहीं आता। देखो, अगर हम वर्टिकल स्केलिंग यूज करें, हमारे पास एक बड़ी मशीन है, लेट्स से उसमें कुछ इश्यू आया एंड वो मशीन डाउन हो गई, तो हमारा सिस्टम भी डाउन हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में क्या होता है, हमारे पास लेट्स से बड़ी बहुत ज्यादा मशीन है, 10 मशीन है, हमारी एक मशीन डाउन होगी, हमारा लोड बैलेंसर लगा हुआ है, वो हेल्थ चेक करेगा एंड ट्रैफिक को दूसरी मशीन पे राउट कर देगा। इससे हमारा ट्रैफिक भी एक मशीन पे नहीं आता है, लोड बैलेंसिंग भी अच्छे से चलेगी एंड हमारा सिस्टम फॉल्ट टॉलरेंट भी बन जाता है। जो क्लाउड प्रोवाइडर्स होते हैं लाइक AWS, GCP, Azure, वो जस्ट 1 और 2 क्लिक सोल्यूशन देते हैं नई मशीन ऐड करने के लिए। एंड यही रीजन है कि आज की सारी बड़ी कंपनीज अपना डेटा क्लाउड प्रोवाइडर्स पे रखती हैं। इसका एक और रीजन है, दैट इज ऑन डिमांड डिलीवरी। इसका मतलब है पे एज यू यूज। देखो, नॉर्मल डेज पे बुक माई शो को 10 सर्वर्स चाहिए क्योंकि उतना लोड नहीं होता। आईपीएल का फाइनल टिकट सेल लाइव होती है, ट्रैफिक ज्यादा आता है, तो ऑन दिस डे कैन यूज द 100 सर्वर्स। देखो, अगर वो परमानेंट 100 सर्वर्स रखें तो भी उनकी कॉस्ट की ऑप्टिमाइजेशन नहीं हो रही, वो ऐसे ही पैसे खर्च कर रहे हैं। अगर वो परमानेंटली 10 रखते हैं तो उनका सिस्टम खराब हो जाएगा। इसलिए वो यूज द हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। जब जरूरत है ऑन डिमांड स्केलिंग, जब जरूरत है तब फोकस करते हैं। सो नाउ लेट्स फोकस ऑन द ऑटो स्केलिंग। अब यहाँ एक इशू है, कौन मैनुअली सर्वर्स ऐड करेगा? लेट्स से रात को 2 बजे टिकट्स लाइव हो रही हैं, कोई जाके सर्वर्स ऐड करेगा? द आंसर इज नो। यहाँ आता है कंसेप्ट कॉल्ड ऑटो स्केलिंग। हमने इसमें रूल्स डिफाइन करते हैं।
लेट्स से हमने रूल्स डिफाइन किए हैं कि अगर हमारे सीपीयू की यूजेज प्रीवियस 5 मिनट से कॉन्टिन्यूसली ग्रेटर देन 70% है तो 2 नए सर्वर्स ऐड कर दो। इफ हमारे सीपीयू की यूजेज प्रीवियस 10 मिनट से कॉन्टिन्यूसली लेस देन 30% है तो 2 सर्वर्स को रिमूव कर दो। अब देखो, बुक माई शो के इंजीनियर्स को रात को जाके सब करने की नीड नहीं होती। AWS ऑटो स्कैनिंग ग्रुप ये फंक्शनैलिटी ऑटोमेटिकली प्रोवाइड करता है, ठीक है। एंड बुक माई शो एक यहाँ ट्रिक यूज करता है जिसको कहते हैं प्री वार्म अप। लेट्स से उनको पता है अभी आईपीएल की टिकट्स 9:45 पे लाइव होने वाली हैं, उनके पता है अभी ट्रैफिक एकदम से आएगा, सो वो 9:40 पे ना प्री वार्म अप कर देते हैं सर्वर्स को, मतलब पहले ही स्केल आउट कर देते हैं भी जब ट्रैफिक आए तो उनका सिस्टम क्रैश ना हो। इसको कहते हैं प्री वार्म अप स्ट्रेटेजी। इवेंट से पहले ही रेडी होना, भी ट्रैफिक आएगा, आई एम रेडी, आ जाओ। अब आते हैं स्पीड पे। जब तुम बुक माई शो ओपन करते हो, मूवी के पोस्टर्स लोड होते हैं, सीट के लेआउट की इमेजेस लोड होती हैं, थिएटर के लेआउट्स लोड होते हैं, तो ये सब फाइल आती कहाँ से हैं? लेट्स इमेजिन अ सिनेरियो। बुक माई शो का जो मेन सर्वर है वो पड़ा है मुंबई में। अगर चेन्नई का यूजर रिक्वेस्ट कर रहा है, अगर रिक्वेस्ट मुंबई ट्रेवल होगी, वहां से रिस्पॉन्स लेके आएगी तो इसकी लेटेंसी ज्यादा होगी। लेट्स से 300 मिली सेकेंड्स की लेटेंसी आ रही है। क्या ये लेटेंसी फास्ट होगी अगर उसकी रिक्वेस्ट ट्रेवल करने की बजाय चेन्नई से ही डेटा रिटर्न कर दे? तो रिक्वेस्ट जो हमारा रिस्पॉन्स है वो 10 मिली सेकेंड्स में ही आ जाएगा। दैट्स द पावर ऑफ सीडीएन। सीडीएन स्टैंड्स फॉर कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। सीडीएन क्या होता है? ये ना अर्थ में डिस्ट्रीब्यूटेड, जियोग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूटेड छोटे छोटे सर्वर्स होते हैं। जो यूजर रिक्वेस्ट करता है, यूजर को डेटा हम हमेशा नियरेस्ट सीडीएन से रिटर्न करते हैं। लेट्स देखो, ये हमारा ओरिजिन सर्वर है, जो ये हमारे छोटे छोटे सर्वर्स हैं ये हमारे हैं सीडीएन। सीडीएन स्टैंड्स फॉर कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। जब देखो जो भी यूजर रिक्वेस्ट करता है, इंस्टेड उसकी रिक्वेस्ट ओरिजिन सर्वर पे जाए, हम उसको नियरेस्ट एज सर्वर से डेटा रिटर्न कर देते हैं ताकि उसको डेटा फास्ट मिले, उसको ज्यादा वेट ना करना पड़े। इससे यूजर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है। एंड द इंपॉर्टेंट नोट इज, सिर्फ स्टैटिक डेटा ही सीडीएन पे कैश करो, जैसे मूवी पोस्टर्स, इमेजेस, जावास्क्रिप्ट फाइल्स, सीएसएस फाइल्स, थिएटर की लेआउट डायग्राम्स। डायनेमिक डेटा हमेशा जो हमारा प्राइमरी डीबी यानी कि हमारा जो सोर्स ऑफ ट्रुथ है उससे ही रिटर्न करो, जैसे सीट अवेलेबिलिटी, पेमेंट प्रोसेसिंग, यूजर का सेशन का डेटा। डायनेमिक डेटा कभी भी सीडीएन पे कैश मत करो, सिर्फ स्टैटिक डेटा सीडीएन पे कैश करो। सीडीएन इज जियोग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूटेड सर्वर्स का एक छोटा नेटवर्क है ताकि यूजर की रिक्वेस्ट नियरेस्ट सीडीएन सर्वर पे जाए इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द ओरिजिन सर्वर। अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, कितनी बार बुक माई शो का सर्वर जो मूवी की लिस्ट है उसको फेच करेगा डेटाबेस से? अगर हम हर यूजर के लिए फेच कर रहे हैं, लेट्स से 10 लाख यूजर्स हैं, तो डेटाबेस पे 10 लाख क्वेरीज होगी, डेटाबेस पे कितना लोड आया, मूवी की लिस्ट कौन सा बार बार चेंज हो रही है। यहाँ आता है कंसेप्ट दैट्स कॉल्ड कैशिंग। इसमें क्या होता है, जो हमारा डेटा फ्रिक्वेंटली एक्सेस्ड है एंड ज्यादातर चेंज नहीं हो रहा, उसको हम कैश में स्टोर कर लेते हैं। कैशेज आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। लेट्स से वी आर स्टोरिंग इट इन रेडिस। जब भी नेक्स्ट रिक्वेस्ट आएगी, हमने फर्स्ट टाइम डेटाबेस से फेच की हमारे सोर्स ऑफ ट्रुथ से, नेक्स्ट रिक्वेस्ट आई, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू डीबी, ये हमारा डेटाबेस है, ये हमारा कैश है, उसको हम कैश से रिटर्न कर देंगे। देखो हम इससे डीबी की कंप्यूटेशन बचा रहे हैं, डीबी की कंप्यूटेशन पावर बचा रहे हैं। लेट्स से अगर डीबी से रिक्वेस्ट हमारी 50 मिली सेकंड्स में रिटर्न हो रही थी, तो कैश से हमारी 1 मिली सेकंड में रिटर्न हो जाएगी, बिकॉज हमने कौन सा वहां कोई कंप्यूटेशन करना है, हम कौन सा हैवी जॉइंस परफॉर्म कर रहे हैं, हमने डेटा स्टोर करके रखा हुआ एंड वी आर रिटर्निंग द डेटा। देखो एंड एक और द इम्पोर्टेंट थिंग, कैश को कभी भी परमानेंटली स्टोर मत करो, डेटा कैश में कभी भी परमानेंटली मत रखो। देखो मूवी की लिस्ट लेट्स से चेंज नहीं हो रही, तो हम 1 आवर के लिए हमें कैश को हमेशा टेम्परेरी टाइम के साथ स्टोर करो। लेट्स से हम मूवी को उसके साथ स्टोर कर रहे हैं विद द टाइमर ऑफ 1 आवर। इसमें क्या होगा, 1 आवर बाद ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाएगी जो हमारा कैश होगा। रेडिस गिव्स दैट पावर, दैट्स कॉल्ड द टीटीएफ, टाइम टू लिव। इसमें हम टाइम सेट कर रहे हैं, अभी इतने टाइम बाद ये डेटा कैश से एक्सपायर हो जाएगा, देन रिक्वेस्ट अगेन गोस टू द डेटाबेस एंड फ्रेश डेटा लेके आएगी। इससे क्या होता है, जो हमारा कैश है वो भी नया रहता है, उसपे स्टेल डेटा नहीं आता। स्टेल डेटा इज पुराना डेटा, बट if हमने कैश में परमानेंटली डेटा स्टोर कर लिया, लेट्स से 24 आवर, एंड एक मूवी फ्लॉप होगी एंड बुक माई शो वालों ने वो मूवी हटा दी, तो जो अगर हम डेटा कैश से रिटर्न कर रहे हैं तो मूवी तो हमें दिखेगी ना यूजर्स को, क्योंकि हम डेटा कैश से दे रहे हैं। इसलिए हमेशा टाइम टू लिव के साथ कैश को सेट करो, टेम्परेरी डेटा टेम्परेरी टाइम के साथ कैश में डेटा रखो। सॉरी, एंड द वन मोर थिंग इज भी, हाँ अगर कोई चीज डेटाबेस में अपडेट हो रही है, लेट्स से हमने डेटा कैश में रखा हुआ है मूवी, उसके रिगार्डिंग टाइमिंग्स एंड वो शो अपडेट हुआ, तो कैश में भी उसको अपडेट करो, नहीं तो हमें स्टेल डेटा मिल जाएगा एंड दैट्स द प्रॉब्लम। सो इसको सॉल्व करो, अगर डेटाबेस में कोई चीज अपडेट हो रही है उसको कैश में भी अपडेट करो। इफ यू वांट टू लर्न मोर अबाउट कैशिंग एंड कैशिंग स्ट्रेटजीज भी ये कैसे काम करते हैं, इन माय सिस्टम डिजाइन कोर्स आई हैव टीच इट, द कोर्स इज अवेलेबल ऑन द यूट्यूब फॉर फ्री। आप उससे देख के बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग ले सकते हो। नाउ कम्स द कंसेप्ट ऑफ रीड रेप्लिकास। देखो जो हमारा बुक माई शो का रियल वर्ल्ड सिनेरियो है उसमें 90% रिक्वेस्ट सिर्फ रीड की होती हैं,
मूवीज चेक करो, सीट्स देखो अवेलेबल है या नहीं। सिर्फ 10% जो रिक्वेस्ट है वो राइट की होती हैं, सीट को बुक करो, पेमेंट करो। तो इसमें क्या जरूरी है अभी हम एक ही डेटाबेस पे सारी रिक्वेस्ट राउट करें? रीड्स का हमारे लोड ज्यादा है तो हम क्या करते हैं, रीड रेप्लिकास लगाते हैं। रीड रेप्लिकास होते हैं भाई, डेटा हमारा, लेट्स से हमारा एक मेन डेटाबेस है, दैट इज प्राइमरी डेटाबेस। रीड रेप्लिकास का डेटा प्राइमरी डेटाबेस से सेम ही होगा, बट वो डेटा डिफरेंट मशीन्स पे होगा। यहाँ लोड बैलेंसिंग एल्गोरिदम वर्क करेगी, ये सिर्फ रीड की रिक्वेस्ट हैंडल करेंगे। हमारी जो रीड की रिक्वेस्ट है, लेट्स से मूवीज की ब्राउज की रिक्वेस्ट आ रही है, मूवीज देखो कौन कौन सी है, उसमें कोई राइट ऑपरेशन नहीं है, तो हम उसको प्राइमरी डेटाबेस में राउट नहीं करेंगे, हम उसको रीड रेप्लिका में राउट करेंगे। ठीक है, दिस इज द कंसेप्ट दैट्स कॉल्ड द शार्डिंग एंड द पार्टीशनिंग। सिस्टम डिजाइन कोर्स के बारे में इसमें भी बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, आप वहां से जाके इसकी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ले सकते हो। यार दैट्स इट, आई वांट टू शेयर फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सीड लॉकिंग की डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटजीज कैसे वर्क करती हैं, बिल्कुल प्रोडक्शन लेवल। स्टे ट्यून्ड इन दिस कोर्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।